नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम आए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहाँ के स्टूडेंट से मिलने के लिए यूपीएससी के बारे में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। और साथ में हमारे अनिल सर साथ में हैं, और उसके बाद थानेदार साहब हैं जो ग्रुप 6 से 10 तक चलाते हैं। उसके बाद दीपक जी हैं। अपना ग्रुप बताइए। शायद 36 से 40 के बीच में ये एडमिन है। तो हम लोग चलते हैं स्टूडेंट के पास और उसके बाद उनसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में और यहाँ की राजनीति के बारे में और उसके बाद यूपीएससी के बारे में आपके सामने कुछ प्रश्न पूछेंगे। हम लोग स्टूडेंट के पास पहुंच चुके हैं और उसके बाद सीधे एक लोगों से प्रश्न पूछेंगे। तो आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैसल अहमद। आप आईएस पॉइंट से कब से जुड़े हुए हैं? जी करीब 1 महीना हो गया। तो आईएस पॉइंट पे आपको कुछ प्रोवाइड होता है? जी अच्छा सा कंटेंट आता है, यूपीएससी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और आप इस समय कहाँ पढ़ते हैं आप? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। कौन सा ईयर है आपका? जी सेकेंड ईयर है। और बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या क्या? बीए सेकेंड ईयर। अच्छा, आप बताइए आपका एम क्या है? आप तैयारी किस चीज़ करते हैं? यूपीएससी फाइनल। यूपीएससी रिलेटेड। ठीक। हाँ, तो आप यूपीएससी के लिए आप तैयारी कितना कुछ कर चुके हैं कि कर रहे हैं कि स्टार्टिंग है अभी? स्टार्टिंग एकदम थोड़ा सा बहुत सा, क्योंकि अभी थोड़ा बेस क्लियर हुआ है। जैसे आपका होम टाउन कहाँ से है? जैसे सीतापुर से। तो सीतापुर में भी कई कॉलेज होंगे, तो आपका यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने का क्या उद्देश्य था? ये मुझे थोड़ा ज़्यादा वो लगा, यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई का माहौल रहता है जी, और थोड़ा अट्रैक्ट है यहाँ से पहले से ही। ऐसे क्या मतलब यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आईएएस से निकलते हैं या यहाँ पहले से भी काफ़ी पीसीएस और इस बार के रिजल्ट में भी काफ़ी पीसीएस निकले। अभी 2019 का रिजल्ट आया, इसमें पीसीएस की काफ़ी, और पहले से यूपीएससी का वो कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। जैसे पूरब का ऑक्सफोर्ड क्यों कहा जाता है? जैसे सबसे बेटर यहाँ पे वो कल्चर है यहाँ का, और काफ़ी यहाँ से आईएएस पहले टॉप रैंकिंग के भी आईएएस निकले यहाँ पे। हाँ, जैसे यहाँ के हॉस्टल्स के बारे में सुने हैं। यहाँ पे पीसीबी हॉस्टल है, पीसीबी हुआ। शायद हमने सुना है कि डीजे में कभी वहाँ पे कोई बीएड का फॉर्म या पीसीएस का फॉर्म नहीं डालता था, सभी लोग आईएएस पे जुटे रहते थे। हाँ। तो क्या ये सही है? जी। तो ये संभवतः 8-10 साल पहले की बात है। हम आए हैं दूसरे स्टूडेंट के पास। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रिजेश कर मौर्य है। आप और किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर। और यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। जी, पॉलिटिकल साइंस। मतलब आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं? बिल्कुल। और यहाँ छात्रावास में पीसीबी हॉस्टल में रहते भी हैं। तो आप थोड़ा सा पीसीबी के इतिहास बताइए। हाँ, पीसीबी के इतिहास ये है कि वहाँ बहुत सारे एक बैच में 35 पीसीएस हुआ करते थे और आईएएस हुआ करते थे। और जैसा कि मतलब आपने एक भैया से कहा भी कि मतलब पहले आईएएस का फॉर्म, पीसीएस का फॉर्म ही डालते थे, बाकी फॉर्म डालते थे, तो लोग आपसे में उस प्रकार की मतलब वहाँ थी कि जो है उसको वो समझाता था, ये समझा जाता था। लेकिन ये है कि अब जो है स्तर काफ़ी गिरा है। ये कि पिछले कुछ सालों में हॉस्टल की स्थिति काफ़ी सुधार हुई है। जैसे कमरे खाली नहीं मिलते, अब कमरे खाली हो गए, तो मतलब बच्चे रहे अच्छे से, ये सब ठीक हुआ है, स्थिति सुधरी है। लेकिन ऐसा है कि जो वो यूपीएससी में और पीसीएस में जो रिजल्ट आया करते थे वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले वो पीसीएस रिजल्ट आया था, उसमें क्या कैसे सफलता रिजल्ट आया, लेकिन उसमें मतलब हाँ एक आध लोग को सिलेक्शन मिला है, मतलब हॉस्टल से। संभवतः धीरे धीरे आगे मिलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये है कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन ये है कि कुछ स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी जो काफ़ी। तो आपका होम टाउन कहाँ से है? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्यों आए पढ़ने के लिए? बस हाँ, वो यूपीएससी क्रेज उसके लिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए। ठीक। तो आपका राजनीति विज्ञान मतलब आपका ऑप्शनल रहेगा? हाँ नहीं, राजनीति विज्ञान नहीं, मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। हिंदी साहित्य। हाँ बिल्कुल।
उसकी तैयारी भी लोगों की तो आपको कंटेंट जैसे कहाँ से मिलते रहते हैं? कंटेंट वैसे यूट्यूब पे दृष्टि वगैरह अच्छी मतलब है, वैसे या कुछ आईएएस पॉइंट वगैरह करके हैं, जी जी। तो वहाँ से भी काफ़ी कंटेंट मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। तो- करंट वगैरह, फेयर्स वगैरह, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह तो हॉस्टल में आते रहते हैं, वहाँ से भी मिल जाते जी। हैं। बाकी सीनियरों का गाइडेंस है और बाकी जी किताबें तो ही हैं। जी, धन्यवाद आप। अब हम चलते हैं अगले स्टूडेंट के पास और उनसे यूपीएससी के बारे में कुछ पूछते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जी जी, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हमारा इकोनॉमिक्स एंड हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है। तो आपका ऑप्शनल कौन सा होने वाला है? हिंदी यूपीएससी तैयारी करेंगे शायद। यूपीएससी की तैयारी में हम हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अच्छा, आप बताइए कि यूपीएससी की तैयारी अन्य परीक्षाओं से टफ है या आसान है? इस पर थोड़ा अपना विचार दीजिए। नहीं, तैयारी तो टफ है, लेकिन आपकी सोच जैसी हो, आपके विचार उसके लिए अलग से होने चाहिए कि हमको वही करना है। टफ तो है अन्य परीक्षाओं से, लेकिन आपकी जैसे एसएससी हुआ और सभी यूपी पीसीएस हुआ, तो क्या यूपीएससी इससे आसान है कि टफ है? या आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं इसको? टफ नहीं, आपकी विचारधारा होनी चाहिए कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बाकी टफ तो हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टफ होगा। मतलब आपका कहना है कि अगर मेहनत करें तो टफ कुछ नहीं है? आप मेहनत करेंगे तो कोई कठिन काम नहीं हाँ, है। लगन और मेहनत से लगन इसको और आसान बना सकते हैं। हाँ, लगन किसी और भी मेहनत- परीक्षा के जैसे नज़र में। किसी भी परीक्षा को। ठीक, अब हम चलते हैं अगले विद्यार्थी के पास। संभवतः यहाँ के नेता लगते हैं, तो हम इनसे यहाँ की राजनीति के बारे में पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजन यादव है जी। और सॉरी मैं नेता नहीं हूँ मतलब। जी, आप भारत में हर व्यक्ति नेता बन सकता है और हर व्यक्ति नेता है खुद के लिए। हाँ, वो काबिलियत सबके अंदर है, बस कोई फील्ड में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। जी, मैंने अगर आपको नेता कहा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, कोई नहीं। अब बताइए, आप यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे राजनीति की धरती, या इसको यहाँ पे राजनीति के बहुत सारे बीज बोए जाते हैं और बहुत सारे नेता लोग यहाँ से निकलते हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? जी, आप सही बोले कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रधानमंत्री ने हमारे यूनिवर्सिटी ने दिया है, लेकिन जो आज का माहौल है ये हमारी जो केंद्र के जो सरकार है ये जो चाह नहीं रहे हैं। जी और बाकायदे हमारे जो कुलपति, जो पिछले बार के कुलपति थे वो, और जो हमारी मैडम आई हैं संगीता श्रीवास्तव जी, जी, वो भी नहीं चाहती हैं कि हमारा छात्र नेता बहाल हो यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। छात्र संघ बहाल हो। जी जी। तो जी, मतलब यहाँ से वो नहीं चाहते कि यहाँ से नेता लोग निकले। क्योंकि उनके जो एबीवीपी के जो छात्र नेता हैं यहाँ पे, शायद उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, और हमारी केंद्र सरकार जहाँ पे उनकी पकड़ मजबूत नहीं है वो नहीं चाहते कि हमारी वहाँ से सीटें ना निकलें। अगर उनकी सीटें जहाँ से निकलेंगी वो वहीं पे अपना आधिपत्य स्थापित करें। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर एक और प्रधानमंत्री चाहिए तो यहाँ पे छात्र संघ को बहाल करना। अरे बिल्कुल। अरे छात्र एक नहीं, अनेकों यहाँ के इलाहाबाद, पहले लोग बोलते थे कि भारत की राजनीति इलाहाबाद से ही तय होती है और यहीं से चलती है। जी ये राजनीति की धड़कन है इलाहाबाद। जी जी मतलब यहाँ पर राजनीति के बीज बोए जाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम हिंदी विभाग के पीछे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे एक हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनसे कुछ पूछेंगे यहाँ के हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में। तो आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश कुमार पांडे। मैं यहाँ पर स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और आपका कौन कौन सब्जेक्ट है? मेरा जो विषय संयोजन है वो है हिंदी और संस्कृत और प्राचीन इतिहास। तो हमारे विषय संयोजन में माता भी है, हिंदी भी है, और माता मही संस्कृत भी है। जी जी। जैसे कि हिंदी साहित्य में यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारे कवि लेखक मिले हैं, जी। तो आप उनके बारे में कुछ उनका इतिहास बताइए, क्या कैसे रहा? ये विश्वविद्यालय अपने में एक पौराणिक संपदा रहा है, विपुल बोध रहा है। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने BHU के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में ये सुना था कि ये टेक्स्ट से इतर पढ़ाता है। डॉक्टर नामवर सिंह जी एक बहुत बड़े हिंदी में आलोचक रहे हैं। उन्होंने वो निंदा किया करते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय टेक्स्ट से इतर पढ़ाता है, जबकि BHU टेक्स्ट पे पढ़ाता है। तो मैं उनको ये एक बात कहना चाहूँगा, विश्वविद्यालय की एक उसका गुणकारी बात कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय ये टेक्स्ट से इतर चाहे पढ़ाता हो, लेकिन यहीं से टेक्स्ट से इतर पढ़ने वाले मुंशी प्रेमचंद्र बनते हैं, फिराक गोरखपुरी बनते हैं, और हरिवंश राय बच्चन बनते हैं। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जब कभी यहाँ की क्या कहते हैं गलियों से निकले होंगे तो उन्होंने मधुकलश लिख दिया होगा, उन्होंने निशा निमंत्रण लिख दिया होगा। ये विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, इसका एक वास्तु ऐसा है कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खाली मस्तिष्क से आता है तो उसके दिमाग में भी छंद छलकने लगते हैं, वह भी तुकांत में लिखने लगता है। ये विश्वविद्यालय अपने में एक विचार है, विचारधारा है। मैंने कई विश्वविद्यालयों को देखा है, उसमें लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए,
ये विश्वविद्यालय ऐसा है, ये डिग्री नहीं देता, ये आपको परिपक्व करता है, ये आपको बोलने की हिम्मत देता है। जी। यही मैं विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहूँगा। मतलब यहाँ का साहित्य लेखन अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ा हटके है परंपरा जी, से। यहाँ का साहित्य लेखन, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा, आप सभी लोग जानते हैं विश्वविद्यालय सभी लिटरेचरी जो उसमें लिटरेरी क्रियाएं हो रही थी 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, जो भी हिंदी प्रदीप पत्रिका चल रही थी, सरस्वती पत्रिका चल रही थी, उस समय जो भी हिंदी के महानायक थे, महाप्रौढ़ दद्दा से लेकर के दुष्यंत कुमार तक, सब यहीं से निकले हुए व्यक्तित्व हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय क्या है, ये थाती इसकी क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया बहुत। अब आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक अन्य छात्र के पास, उनके बारे में, राजनीति के बारे में जानकारी लेते हैं और यूपीएससी के बारे में कि इनके क्या विचार हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मैं स्वामी विवेकानंद यादव। जी, आपका नाम? दीपक पटेल विधायक। जी, आप यहाँ पे क्या पढ़ाई करते हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यानी मेन कैंपस का छात्र हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट और फर्स्ट सेमेस्टर मेरा है। जी, मतलब आप राजनीति से पूरा पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, राजनीति शास्त्र तो संभवतः आप यूपीएससी में जाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, उसमें भी जो प्रयास है मेरे। जी, आपका राजनीति विषय है तो हमें लगता है कि आप यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति के बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो यहाँ की धरती को राजनेता का जन्म देने वाला क्यों कहा जाता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है यानी आज़ादी के दौर में यहाँ के नेता शहीद लाल पदमधर जी अपना जो है सर्वस्व यानी कि देश के लिए अपना यानी कि खून का अंतिम कतरा जो है न्यौछावर कर दिए। जी, जब यानी ब्रिटिश हुकूमत ने यानी कि भारत में छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है देश के तमाम नेताओं को जो है प्रतिबंधित किया और जेलों में डाल दिया। उस दौर में जो है शहीद लाल पदमधर जी वे भारत के तिरंगे के साथ जो है कलेक्ट्री कचहरी में फहराया और जिसको उनको ब्रिटिश हुकूमत के दौर में गोलियों से छल्ली कर दिया गया। और उनसे आज जो है इसके बाद उनसे तमाम जो है हमारे इसके बाद जो तमाम युवा नेता इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले और आज जो है देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संभवतः इलाहाबाद से 8 प्रधानमंत्री निकल चुके हैं भारत के, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कितने? संभवतः चंद्रशेखर जी। अच्छा, हाँ, चंद्रशेखर जी निकले हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री के तिवारी जी निकले हैं और संभवतः 2 प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं और कुछ मुख्यमंत्री भी हुए हैं। और ये हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश को यानी नौकरशाह यानी कि शासनिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में यानी कि सबको यानी कि प्रतिभाग जो है करने को प्रदान किया। जी, जैसे कि हमारा एक प्रश्न आपसे यूपीएससी रिलेटेड है कि यहाँ पे लोग यूपीएससी के लिए पढ़ने क्यों आते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बल्कि उनके यहाँ भी बहुत सारे कॉलेज होते हैं, यहाँ क्यों आते हैं? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और जो है आईएएस की फैकल्टी भी कहा जाता है। और आज जो है जितने भी यूपीएससी के हुए या जो है यूपीपीसीएस के हुए जो रिजल्ट परिणाम आ रहे हैं उसमें देख रहे होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र जो है क्वालिफाई हो रहे हैं। मतलब कि यदि यानी कि 50 से करीब जो है यानी कि प्रत्येक जो है यानी एग्ज़ाम का जितना भी रिजल्ट आता है विश्वविद्यालय के छात्र आज भी, पहले भी और आज भी इसमें क्वालिफाई होते थे और देश का यानी कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। जी, जैसे कि यूपीएससी के लिए क्या हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुछ अंतर होता है लिखने के लिए, या जो यहाँ के प्रतिभागी हैं जो हिंदी में कुछ करते हैं, जो इंग्लिश में करते हैं, तो उसमें कुछ अंतर होता है? आप अपने बारे में बताइए इसके बारे में। क्या देखिए, हमें नहीं लगता कि आज के दौर में हिंदी और इंग्लिश जो है कोई अंतर होना चाहिए, क्योंकि हाँ, लेकिन इंग्लिश का जो है आज का जो दौर मॉडर्न है इसमें जो है इंग्लिश की थोड़ा यानी कि मांग बढ़ी है, लेकिन हिंदी भी यानी कम नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यानी कि यूनाइटेड नेशन में यानी कि यानी प्रत्येक शुक्रवार को हिंदी भाषा में प्रसारण किया जाता है। तो स्वाभाविक और यानी कि हाई कोर्ट में इसके संदर्भ में भी कभी कभी जो है डिसीजन हिंदी में दिए जाते हैं और ये अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी में डिसीजन आए थे। और हिंदी जो है क्या नाम से ये हमारी राजभाषा है और इसमें भी यानी कि बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम से भी। और हिंदी मीडियम मतलब आपको एक अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, एक अच्छे कंटेंट, आपको हिंदी का एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ना कि लाग लपेट जो है जैसे कि ऐसी अन्य तरीके से जब हिंदी का प्रयोग होगा तो उससे नुकसानदेह होता है। लेकिन आप एक साहित्य के माध्यम से एक अच्छे तरीके से अगर हिंदी को आप प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक है उसमें भी क्वालिफाई हिंदी मीडियम से भी छात्र होंगे। जैसे कि यूपीएससी के लिए क्या हिंदी से कौन से न्यूज़पेपर जो अच्छे कंटेंट दे सकते हैं? देखिए, हिंदी के संदर्भ में अगर जानना है तो हिंदुस्तान पेपर हमें लगता है उसमें बहुत यानी कि शब्दों का भी चयन अच्छा रहता है। और अमर उजाला हुआ, जनसत्ता, हाँ, जनसत्ता हुआ, इन जनसत्ता भी ठीक है। जैसे जो यूपीएससी रिलेटेड रहे
हाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। या इंग्लिश में जो है इंडियन एक्सप्रेस है और जो है द हिंदू है, इन सारे पेपरों को आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब हम चलते हैं अगले स्टूडेंट के पास जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा हैं और इनके बारे में जानते हैं और इनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए क्या विचार हैं और यूपीएससी के लिए क्या विचार हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। हेलो सर, हमारा नाम देवांशी है और हम इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से द्वितीय वर्ष के छात्रा हैं। जी जी, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे द्वितीय वर्ष में बीए में? जी, हमारे विषय हैं इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन और पेंटिंग। जी, अंग्रेजी साहित्य आपका विषय है। जी तो हमारा आपसे पहला प्रश्न यही है कि यूपीएससी में अंग्रेजी वालों का ज़्यादा सिलेक्शन क्यों होता है हिंदी वालों की अपेक्षा? तो आप इस पर कुछ जवाब दीजिए। जी, ये सर्वविदित है कि चूँकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए जो मटेरियल्स होते हैं ज़्यादा उसी में अवेलेबल होते हैं। ओके, और यूपीएससी का एक ध्येय है कि उसमें जो कैंडिडेट चुने जाएंगे वो एक बड़े स्तर लेवल के होने चाहिए, एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि वो हर जगह जा सके, देश विदेश में जा सके और वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको सुलझा सके। ये रीज़न है कि ज़्यादा मटेरियल मिल पाता है और जब ज़्यादा अच्छा मटेरियल रहता है तो ये एग्ज़ामिनर को अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये रीज़न है इसका। जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अधिकतर छात्र आईएएस पीएसएस के लिए क्यों तैयारी करना आते हैं? आपके क्या विचार हैं इसके लिए? ये जैसा कि बहुत बड़ी एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और सभी लोग का ये एक एम्बिशन होता है कि वो इस ओर जाएं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की ओर जाएं कि इसी में क्यों आते हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें आते हैं और यहाँ का जो माहौल है वो इस तरीके का है कि कि सभी बच्चों को उस ओर आगे ले जाता है और यहाँ से कई बड़े महानुभाव यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। ये रीज़न है। जैसे कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थोड़ा सा राजनीति के बारे में ज़्यादा फेमस है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, राजनीति फेमस है, ये यूनिवर्सिटी फेमस रही है राजनीति में और हमेशा से फेमस ही रहेगी। तो ये एक स्कोप है डेमोक्रेसी के लिए भी और यहाँ से बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। यहाँ से ये गढ़ है जहाँ से वो सीखते हैं, जो बेसिक्स फंडामेंटल्स होते हैं यहीं से वो सीखते हैं कि कैसे उन्हें जाना है। तो ये दो तरीके का उन्हें बेनिफिट्स भी होता है। दोज हु वांट्स टू गो इन पॉलिटिक्स दे गो देयर, एंड जिनको यूपीएससी में जाना है दे जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम हियर एंड दे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ये रीज़न है। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे नौकरशाह भी पैदा होते हैं और उसके बाद नेता भी। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक्स। अभी तक हमने यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्टूडेंट से यूपीएससी और इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब चलते हैं कि अब यहाँ के जो प्रोफेसर सर हैं, ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं सर चितरंजन सर, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं डॉक्टर चितरंजन कुमार यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। जी सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी के लिए है पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश भाषाभाषी हैं, ये हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा सिलेक्ट क्यों होते हैं? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले 4-5 सालों में परीक्षा की प्रवृत्ति में व्यापक बदलाव किया है और ये बातें रह के आ रही हैं कि जब से प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट का पैटर्न लागू हुआ है तब से हिंदी माध्यम के छात्रों के मुकाबले अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का चयन ज़्यादा हो रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसके 2 कारण हैं। पहले तो जो सीसेट का प्रश्न पत्र है, जो प्रारंभिक प्रश्न पत्र है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जिसको आप कहते हैं, उसमें अंग्रेजी के काफ़ी प्रश्न हैं। दूसरी बात कि काफ़ी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी प्रश्न हैं। काफ़ी छात्र बताते हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो अंग्रेजी भाषा को लेकर आमतौर पे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर के छात्र, उनकी स्कूलिंग आमतौर पे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में होती है और जब वो परीक्षा में पहुंचते हैं तो उनका मुकाबला सीबीएसई बोर्ड के छात्रों से होता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की आरंभिक शिक्षा है, जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है, वह अंतर उनको प्रतियोगिता में वहाँ पे करना पड़ता है। और सीसेट का जब से ढांचा संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षा में इंट्रोड्यूस किया है, तब से साफ आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन कम हो रहा है।
तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वह एक खास वर्ग के लोगों के पक्ष में है और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उतनी अनुकूल नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, जो मेडिकल के छात्र हैं, उनके लिए सीसेट बहुत क्वालिफाई है। जब प्रारंभिक परीक्षा में ही हिंदी माध्यम का छात्र रुक जाएगा, जब इंट्रेंस में ही उसके लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो वो मेंस तक कैसे जाएगा, वो इंटरव्यू तक कैसे जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन में उसकी तादाद कम होती जाती है। सर जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, जो जैसे हिंदी में सिलेक्ट होते हैं उनमें उनका ऑप्शनल अधिकतर हिंदी साहित्य क्यों होता है सर? देखिए, ये तो किसी का ऑप्शनल क्या है, ये तो पहली बात है कि प्रतियोगी की उसकी अपनी निजी चॉइस होती है। दूसरी बात कि चाहे हिंदी हो, साहित्य का जो भी प्रश्न पत्र हो, ये देखने में आता है कि उसमें ज़्यादा स्कोर मिलता है, उसमें ज़्यादा अंक मिलता है। चाहे हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, इंग्लिश साहित्य हो, या फ्रेंच लिटरेचर हो, या और भी जो लोग भाषा लेते हैं, तमिल लेते हैं, तेलुगु लेते हैं, तो जो साहित्य है उसमें सिर्फ हिंदी नहीं, साहित्य के हर प्रश्न पत्र में यूपीएससी में ऐसा देखने में आता है कि वो स्कोरिंग होता है। दूसरी बात कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके मन में ये रहता है कि वो ज्योग्राफी को हिंदी में लिखें, पॉलिटिकल साइंस को लिखें, अर्थशास्त्र को लिखें, लेकिन समस्या ये आती है कि जो हमारे विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, चाहे वो बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, जेएनयू हो, या पूरे उत्तर भारत में, मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूँ कि क्या हिंदी में हमारे पास उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकें हैं? क्या कानून में अगर कोई बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? क्या केमिस्ट्री कोई बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? क्या कॉमर्स कोई हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? तो एक बड़ी समस्या है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसको हिंदी साहित्य के अलावा दूसरे डिसिप्लिन में हिंदी की स्तरीय पुस्तकें नहीं मिलती हैं। जैसे अर्थशास्त्र में 2-4 किताबें हैं, भूगोल में 2-4 किताबें हैं, जबकि अंग्रेजी मीडियम में विपुल अध्ययन सामग्री है। तो जो प्रतियोगी छात्र है उसको कंटेंट मिल जाता है, उसको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि हिंदी में दूसरे विषयों में ये सुविधा नहीं है। ज्योग्राफी में हमारे पास, ये कहते हुए अफसोस हो रहा है पर सच्चाई है कि ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, उसमें हिंदी में बहुत उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, लेकिन कम है। वहीं हिंदी साहित्य में चूँकि वो भाषा का प्रश्न पत्र है, तो उसमें उसको बहुत सामग्री मिल जाती है। तो ये मेरा मानना है कि हिंदी माध्यम का छात्र इसीलिए हिंदी साहित्य को चुनता है। जी, अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं, तो इसके इतिहास के बारे में आप क्या कहना है सर? देखिए, एक समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और इस विश्वविद्यालय की अपनी एक गरिमा रही है, अपना एक इतिहास रहा है। और आमतौर पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में या संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें इलाहाबाद से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का या इस शहर का ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत पहले से एक अतीत रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के एक माहौल मिलता है यहाँ इलाहाबाद में, एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो जुडिशियरी का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, या और भी कई तरीके की प्रतियोगी परीक्षाएं हों। लेकिन मैंने इधर देखा है कि खास तौर से संघ लोक सेवा आयोग को लेकर सिर्फ इलाहाबाद नहीं, आप पूरे हिंदी पट्टी को देखिए, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, या बीएचयू हो, या इलाहाबाद हो। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि संघ लोक सेवा आयोग ने 2014-15 में जो अपनी परीक्षा का ढांचा बदला, वो हिंदी माध्यम के छात्रों के बहुत अनुकूल नहीं है। और वो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वो इंजीनियरिंग के छात्रों के ज़्यादा अनुकूल है, मैनेजमेंट के छात्रों के ज़्यादा अनुकूल है, मेडिकल के छात्रों के ज़्यादा अनुकूल हैं। तो इस कारण वो बात इलाहाबाद की नहीं है, बात वो पूरे सिस्टम की है कि क्या जो हम संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करा रहा है वो न्यूट्रल है या किसी खास विषय की पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए झुका हुआ है। सर, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मेंबर्स को क्या करना चाहिए सर, आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो ये मैं बताऊंगा कि संघ लोक सेवा आयोग की जो लोग तैयारी करते हैं तो वो बहुत भावनात्मक रूप से तैयारी करते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो है उसमें ठीक है, आपकी भावनाएं हैं, आप एक अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि आपको भावनात्मक से ज़्यादा रणनीतिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। विद्वान होना एक अलग चीज़ है, परीक्षा में सफल होना एक अलग चीज़ है। मैं एक और चीज़ देखता हूं कि जो छात्र सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग को अपना
केंद्र बिंदु बनाकर चलते हैं। 1-2 अटेम्प्ट के बाद, प्रयास में सफल न होने के बाद वो मानसिक रूप से अवसाद में चले जाते हैं। तो मैं कई बार अपने छात्रों को भी सलाह देता हूँ कि देखिए, यूपीएससी क्या है कि एक अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा है और उसमें आपको पूरे देश के लोगों से के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो एक ऑप्शन ज़रूर रखें, एक कैरियर का विकल्प ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि अपनी पूरी ऊर्जा संघ लोक सेवा आयोग पे न दें, लेकिन आप देखें कि एक साल में 4 लाख 5 लाख लोग अपीयर होते हैं, सीटें 900-1000 होती हैं। तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप परीक्षा में सफल हों, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर एक कैरियर का विकल्प रहेगा तो आपको लाइफ में आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। और किसी भी चीज़ को, प्रतियोगिता परीक्षा को एक रणनीति के तौर पे तैयार करना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि एक आपका समूह होना चाहिए। आपके दोस्तों का चाहे 4 दोस्त हों, 3 दोस्त हों, 5 दोस्त हों, एक ग्रुप का बहुत महत्व होता है। आप अकेले बंद कमरे में बहुत समय तक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में थोड़ी हमें खुशी भी चाहिए, थोड़ी हंसी भी चाहिए, थोड़े ऐसे दोस्त भी चाहिए जिनके साथ शाम को आधे घंटे 1 घंटे हम चाय पे वक्त गुजार सके। हम सारे लोग मनुष्य हैं, रोबोट नहीं हैं। तो आपके पास अपने दोस्तों का एक सर्कल जरूर होना चाहिए, जो जिसके साथ आप अपने सुख दुख भी साझा कर सकें और जीवन को हमेशा तनाव मुक्त होकर रहिए। ये नहीं है कि यूपीएससी अगर नहीं हुआ तो जीवन खत्म, वो यूपीएससी आपके लाइफ का एक पार्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी में सफल होने के बाद 2-3 साल के बाद उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया है। और हमारे उत्तर भारत में मैं देखता हूँ कि यूपीएससी को लेकर बच्चों के अंदर एक हनक का भाव रहता है। जैसे भारत सरकार की बहुत सारी सेवाएं हैं, वैसे भी संघ लोक सेवा आयोग एक सेवा है, उसको उस तरीके से ही लीजिए। उसको जीवन और मृत्यु का प्रश्न मत बनाइए, सकारात्मक रहिए, अपने दोस्तों के साथ तैयारी कीजिए और खुले मन से उसको एक चुनौती के रूप में लीजिए, एक असाइनमेंट, एक टास्क के रूप में लीजिए। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी मुझे सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। धन्यवाद। अब हम लोगों का इलाहाबाद टूर में यहाँ के राजनीति के बारे में, यहाँ के विश्वविद्यालय के बारे में और यूपीएससी के बारे में जितनी भी जानकारी लेनी थी हम लोग ले चुके हैं। तो अब हम सोचते हैं कि ये वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाए और हम लोगों का आगे भी जारी रहेगा किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए या कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ या दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू के लिए हम लोग अपना आगे वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हम हैं, ये हमारे IAS पॉइंट की टीम है और ये हमारी वीडियो बन गई।